मेरा नाम योगिता है। मैं सहारनपुर की रहने वाली थी और 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। हमारे यहाँ लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता था। जब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई और मेरे सबसे बड़े भैया नितेश भैया ने जन्म लिया, तब मेरे घर में खुशियों का माहौल छा गया था। मम्मी पापा कहते थे कि हमारे पास बेटा तो आ गया है, बस एक बेटी की कमी और है, उसके बाद हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार मेरी मम्मी को माँ बनने की खुशी मिली, तो दूसरी बार भी मेरे दूसरे भैया ने जन्म लिया था। फिर मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि आगे उनकी जरूर बेटी होगी। फिर तीसरी बार मेरी मम्मी माँ बनी, तो फिर से उन्होंने दिनेश भैया को जन्म दिया। मेरे मम्मी पापा का मन उदास हो गया था, क्योंकि उन्हें बेटी की बहुत चाहत थी। वो चाहते थे कि उनके घर में ढेर सारी बेटियां हो। उनका मानना था कि जिस घर में बेटियां होती हैं, उस घर में हमेशा खुशहाली छाई होती है। वैसे तो मेरे तीनों भाई भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे माता पिता को कहीं न कहीं बेटी की कमी महसूस होती रहती थी। वो दोनों जब किसी की बेटी को देखते, तो उनके मन में यही शंका होती कि उनकी भी अगर कोई बेटी होती तो वो अपनी बेटी के भी नाज नखरे उठाते। चौथी बार भी मेरे सबसे छोटे भैया कपिल भैया इस दुनिया में आए थे, और बेटी की आस में मेरे मम्मी पापा के पास 4 बेटे हो गए थे। मेरे चारों भाई भी मम्मी पापा से बहनों की जिद करते रहते थे। लेकिन अब मेरी मम्मी को लगता था कि अगर उन्होंने 5वीं बार बच्चा करने की कोशिश की, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि फिर से लड़का ही जन्म ले ले। इस बार मेरे मम्मी पापा बहुत डर रहे थे। फिर से मेरी मम्मी को माँ बनने की खुशी मिली, तो उन्होंने पूरे 9 महीने बहुत प्रार्थनाएं की थी कि उनको बेटी हो जाए। इस बार तो मेरे चारों भाइयों ने भी दिल से ऊपर वाले से प्रार्थना की थी, और ऊपर वाले ने उन सब की प्रार्थना को कबूल कर लिया था, और फिर मेरा जन्म हुआ। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थी। मेरे चारों भाई, मेरे मम्मी पापा की खुशियों के ठिकाने नहीं थे। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेरे आने की खुशी में गरीबों को भी मेरे पापा ने खाना खिलवाया था। और जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर पहली बार मुझे अपनी गोद में लेकर घर आई थी, तब ढेर सारे मेहमानों को बुलाया गया था। मैं ना सिर्फ अपने माता पिता की लाडली थी, बल्कि अपने चारों भाइयों की भी लाडली बन गई थी। हम मिडिल क्लास लोग थे। मेरे मम्मी पापा ने जिस तरह मेरे भाइयों की अच्छी परवरिश की थी, इसी तरह मेरी परवरिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बल्कि मैं तो उनकी आंखों का तारा थी। एक मिनट के लिए भी अगर मैं कहीं ओझल हो जाती, तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते थे। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। मैंने बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी शक्ल पाई थी। लोग कहते थे कि तुम अपनी माँ की परछाई हो। बेटियां तो वैसे भी अपनी माँ की परछाई ही होती हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत सुलझे हुए थे, और मेरे चारों भाई बहुत ही शरारती थे। जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे, वो चारों ही हमेशा मुझे छेड़ते रहते थे। मेरे साथ खेलना, मेरे साथ बातें करना, मेरे साथ हंसी मजाक करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मैं उन सब के लिए उनके घर में सबसे छोटा खिलौना थी, जिससे वो लोग हमेशा खेलते रहते थे। मुझे अपने घर में बिल्कुल हथेली का छाला बनाकर रखा जाता था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मेरा एडमिशन स्कूल में करवाया गया, तो मुझे मेरे पापा ही स्कूल से लेने के लिए आते थे, और मम्मी घर पर मेरे आने का इंतजार कर रही होती थी। उसके बाद हम सब लोग मिलकर खाना खाया करते थे। हर साल मेरा बर्थडे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता था। मेरे पापा ने बड़ी मेहनत की थी हम लोगों की शिक्षा पूरी करवाने में। हम बहन भाइयों को उन्होंने अपनी मेहनत से ना सिर्फ पाला, बल्कि अच्छी शिक्षा भी दिलवाई थी, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। मेरे पापा का कहना था कि जिस दिन से मेरी बेटी के कदम इस घर में आए हैं, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और हमेशा मुझे सफलता हासिल हुई है। मेरे चारों भाई भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। चारों ही मुझे खुश रखने के लिए अलग अलग तरीका आजमाया करते थे। मैं अपने आप को बड़ी ही खुशकिस्मत इंसान समझती थी, जिसे माता पिता के प्यार के साथ साथ 4 भाइयों का ढेर सारा प्यार मिला था। हम पांचों बहन भाइयों की परवरिश बहुत अच्छे उसूलों पर हुई थी। मैं जबकि अपने घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए सबसे ज्यादा जिद्दी और बिगड़ी हुई थी। किसी गलत काम में नहीं बिगड़ी थी, बल्कि घर वालों से अपनी जिद पूरी करवाने के चक्कर में बिगड़ गई थी। मैं जो भी जिद करती, मुझे वो उसी समय पर चाहिए होता था। इसीलिए मेरे घर वाले मुझे मेरी मनपसंद चीज वक्त से पहले ही लाकर दे दिया करते थे। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी कि मेरी वजह से कोई परेशान हो या किसी का दिल दुखे। मैं मम्मी के साथ घर के काम में हाथ भी बटाया करती थी, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। बड़े भाइयों को भी अपने हाथों से नए नए तरह की डिशेस बनाकर खिलाया करती थी, जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते थे।
मेरी फैमिली मुझसे बहुत खुश रहती थी क्योंकि मैं हर किसी की आज्ञाकारी थी, सबका ही ज्यादातर कहना मानती थी और ये सब कुछ मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया था। बेटियां अपने माता पिता की जितनी लाडली होती है उतनी ही उन्हें अपने माता पिता की आज्ञाकारी भी होना चाहिए। यही सब मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था। घर के काम, बाहर का काम और जो काम लड़कियों को आने चाहिए वो सब भी मुझसे आते थे। मैं हर तरह से एक ऐसी लड़की थी जिससे लगभग सारे ही काम आते थे। मेरे मम्मी पापा कहते थे कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें फौरन ही लड़के वाले पसंद कर लेंगे क्योंकि तुमसे सिलाई कढ़ाई, घर के काम और लगभग सभी कुछ आता है। ऐसी लड़कियों की शादियां जल्दी हो जाती हैं। वैसे तो मेरे चारों भाई भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। हम सभी भाई बहन हर साल अच्छे नंबर लेकर पास होते थे। नीतीश भैया और अविनाश भैया की तो पढ़ाई पूरी हो गई थी, जबकि दिनेश भैया को अभी आगे बहुत पढ़ना था। और कपिल भैया को तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें बॉक्सिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए वो बॉक्सर बनने की तैयारी कर रहे थे। मेरा बीए कंप्लीट हो चुका था। मेरे दोनों बड़े भाई नौकरी किया करते थे और तीसरे नंबर वाले भैया पापा के साथ उनके काम पर जाते थे। अपने दोनों भाइयों को नौकरी करता हुआ देखकर मुझे भी नौकरी करने का शौक चढ़ा था, इसीलिए मैंने मम्मी पापा से कहा मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरे कहे को हमेशा किसी ने भी नहीं टाला था, इसीलिए मैंने एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। मेरा ऑफिस घर के करीब ही था। मेरे मम्मी पापा तो नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, मगर मेरी खुशी की खातिर वो लोग मेरे जॉब करने पर राजी हो गए थे। उनका कहना यही था कि तुम आगे और पढ़ो, मगर मैं नौकरी करने का भी शौक पूरा करना चाहती थी। मेरे दोनों भाई और पापा मिलकर अच्छा कमाया करते थे। पापा को बहुत सहारा मिला था अपने बेटे की नौकरी करने से और वो भी मुझे अपने बेटों से कुछ कम नहीं समझते थे। इसीलिए मेरे जिद करने पर उन्होंने मुझे नौकरी करने की परमिशन दे दी थी। क्योंकि अब मेरे पापा से कोई काम नहीं होता था, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मम्मी घर के काम काज में लगी रहती थी और साथ ही साथ उन्हें पापा का भी ध्यान रखना होता था। अब जब से मैंने जॉब पर जाना शुरू किया था तो घर के सारे काम मम्मी को ही करने पड़ते थे, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आती तो मुझे अपनी मम्मी पर बहुत ख्याल आता, इसलिए मैं बचे हुए काम खुद कर लिया करती थी। मम्मी कहती भी थी नहीं बेटा तुम रहने दो, अभी थक कर घर आई हो, कुछ देर आराम कर लो, मगर मैं उनकी कोई बात नहीं सुनती थी। हमारे घर का माहौल अभी भी बहुत अच्छा चल रहा था। जिस घर के एक एक मेंबर के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज्जत हो, उस घर में परेशानी कैसे आ सकती है। मेरा यही मानना है कि जहाँ दिलों में मोहब्बत होती है वहाँ नफरत का नामो निशान कहीं से कहीं तक भी नहीं होता। इसीलिए हमें हमेशा अपने छोटे या बड़े उनके साथ इज्जत और मोहब्बत से रहना चाहिए। मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ पर मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी। वहाँ मेरी काबिलियत को देखा जाता था। जब मैंने अपनी पहली सैलरी पापा के हाथ में लाकर देने की कोशिश की तो उन्होंने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं अपनी बेटी के पैसे अपने हाथ में नहीं पकड़ सकता। हमने घरेलू परेशानियों की वजह से तुम्हें नौकरी पर नहीं जाने दिया, बल्कि तुम्हारा अपना शौक था, इसीलिए तुम्हें नौकरी पर जाने की परमिशन दी। तुम तो जानती हो कि हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे भाई भी इतने अच्छे हैं और मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो भला हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी इकलौती और प्यारी बेटी को नौकरी करने के लिए भेजें। मम्मी कहने लगी हाँ बेटा ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, इन्हें तुम अपने पास ही रखो। लड़कियों के तो अपने बहुत सारे शौक होते हैं, उन्हें हमेशा कुछ न कुछ खाने का मन करता है, शॉपिंग करने का मन करता है, कहीं न कहीं घूमने जाने का मन करता है, तो फिर अपने पैसे अपने शौक पूरे करने पर लगा लिया करो। मैंने कहा मगर मम्मी पापा जैसे भैया आपको अपनी सैलरी लाकर देते हैं उसी तरह मैं भी लाकर दे रही हूँ, आप लोग मेरी खुशी की खातिर मेरी सैलरी अपने पास रख सकते हैं। मम्मी पापा ने साफ इनकार कर दिया और कहा नहीं बेटा हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, ये तुम पैसे हमारी तरफ से अपने पास रख लो और समझ लेना कि हमने तुम्हारी सैलरी अपने पास रख ली। उन्होंने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। मुझे लगता था कि दुनिया की हर लड़की अपने माता पिता की और भाई बहन की इसी तरह से लाडली होती होगी जिस तरह से मैं हूँ। अब घर में मेरे भैया की शादी आ गई थी, क्योंकि मेरे बड़े दोनों ही भाइयों की शादी की उम्र हो गई थी और दोनों अच्छी नौकरी से भी लग गए थे। मम्मी ने और मैंने दोनों भाइयों के लिए अच्छी लड़कियां तलाश की थी और फिर इस तरह दोनों भाइयों की शादी हो गई। मेरी दोनों ही भाभियां बहुत अच्छी थी,
यहाँ भी मैं बहुत लक्की निकली थी, क्योंकि मैं अपनी दोनों भाभीियों की भी बहुत फेवरेट थी। वो दोनों मुझे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह प्यार किया करती थी। और मेरे पापा कहते थे कि अब हमारे घर में एक बेटी नहीं बल्कि तीन तीन बेटियां हो गई हैं। मेरे दोनों ही छोटे भाई भी हंसी मजाक में अपनी शादियों का जिक्र कर दिया करते थे। मगर पापा कहते थे कि अब मैं सबसे पहले योगिता की शादी करूंगा, उसके बाद तुम दोनों की शादी होगी। लेकिन मैं कहती थी कि मुझे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है, मैं तो यही रहूंगी और यही मेरा घर है। मेरी शादी की बात पर मेरे सभी घर वाले उदास हो जाते थे। उनका कहना था कि मैं ही तो इस घर की रौनक हूँ। फिलहाल अभी तो मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, मगर मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। दोनों भाइयों की शादी होने के बाद भी मैं जॉब कर रही थी। भाभियाँ इतनी अच्छी थी कि उन्होंने घर के काम को आपस में बांट लिया था और दोनों मिलकर घर के कामकाज किया करती थी। मम्मी तो अब ज्यादातर पापा की सेवा में ही लगी रहती थी, लेकिन मैं ऑफिस से आने के बाद जिस तरह मम्मी के साथ काम में हाथ बटाया करती थी, इसी तरह भाभीियों के साथ भी काम में लग जाती थी। इधर ऑफिस में भी मुझे नौकरी करते हुए लगभग 1 साल गुजर चुका था। यहाँ मेरे काफी सारे दोस्त बन गए थे और यहाँ की हर एक चीज को मैं अच्छी तरह से जान गई थी। मैं जब भी नौकरी छोड़ने की बात करती तो बॉस मुझे मना कर दिया करते थे कि तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारी कंपनी की एक अच्छी एम्प्लॉय हो। लेकिन अभी फिलहाल में हमारी कंपनी में एक नया लड़का नौकरी करने के लिए आया था। एक दिन मैं अपने कैबिन में बैठी हुई थी जब उसने मुझे आवाज लगाई। मैंने चौंक कर उसे पलट कर देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसे नहीं जानती थी। उसने कहा, क्या मैं आपके बराबर वाली सीट पर बैठ सकता हूँ? उसने मेरे पास रखी हुई चेयर पर इशारा किया तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मेरे आसपास और भी लोग बैठे हुए थे जो अपने अपने काम में बिजी थे। मैंने कहा, आप कौन हैं? तो वो हल्का सा हंस दिया, कहने लगा, कमाल है, आप मुझे नहीं जानती। मेरा नाम अंशुमन है। इस ऑफिस में नौकरी करते हुए आज मेरा चौथा दिन है और आप मुझे जानती ही नहीं। वो शरारत से बोला तो मैं चौंक गई। कहने लगा, अभी 3-4 दिन पहले ही तो मैं यहाँ आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा, मुझे पता नहीं चला। मैंने उसे बैठने का इशारा दिया तो वो मुझसे कुछ दूरी पर बैठ गया था। मैं दोबारा से अपने काम में बिजी हो गई, मगर शायद उसे बोलना बहुत पसंद था। काम के दौरान वो बार बार मुझसे बोल रहा था और अपने बारे में सब कुछ बता रहा था। वो अपने घर का इकलौता बेटा था। उसने बातों ही बातों में बताया कि उसके माता पिता तो जिंदा नहीं है, लेकिन एक छोटी बहन है। उसके बाद हर दिन अब मेरी उससे मुलाकात होने लगी थी। वो मेरे ही बराबर में मेरे चेम्बर के पास बैठता था। काम के दौरान हम दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। उसने अपने बारे में मुझे काफी कुछ बता दिया था। उसका कहना था कि यहाँ नौकरी करना उसका टारगेट नहीं है, बल्कि वो कामयाब होना चाहता है। वो इतनी बातें किया करता था कि मेरा काम से ध्यान भटकने लगा था, क्योंकि मैं इस कंपनी में नौकरी करते हुए पुरानी हो गई थी। वो अभी नया नया था, इसलिए उसे ज्यादा काम के बारे में नहीं पता था। उसने बताया था कि इससे पहले वो कहीं और नौकरी किया करता था। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती थी, पर अपना सर हिला दिया करती थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान ज्यादातर अपने काम पर ही होता था। अभी मेरे मम्मी पापा को मेरे लिए कोई बेहतर रिश्ता नहीं मिला था, मगर रिश्ते की तलाश अभी भी जारी थी। मैं तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन मम्मी पापा का कहा भी तो नहीं टाल सकती थी। अविनाश भैया को एक लड़का पसंद आया था मेरे लिए, जो उन्हीं के ससुराल का था। उन्होंने उसकी सारी डिटेल मम्मी पापा को लाकर दे दी थी, लेकिन जब लड़के का फोटो मुझे दिखाया गया तो मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो लड़का मुझे पसंद नहीं आया था और मेरी मर्जी के बिना मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कभी भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने भी भैया से मना कर दिया कि जब तुम्हारी बहन को ही लड़का पसंद नहीं है तो फिर हम कैसे राजी हो सकते हैं। मेरे छोटे दोनों ही भैया मेरा मजाक बनाया करते थे, कहते थे, पता नहीं राजकुमारी को कैसा राजकुमार चाहिए। मैं उनसे चिढ़कर उनकी शिकायत पापा से कर दिया करती थी। लगभग 6-7 महीने तक तो अंशुमन ने वहाँ नौकरी की थी जहाँ मैं नौकरी किया करती थी, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से रिजाइन करके चला गया था। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आई तो मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा, मम्मी आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज आपको उन लोगों को बुलाना जरूरी था। मम्मी कहने लगी, हमने नहीं बुलाया है, बल्कि लड़के वाले खुद यहाँ आ रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा कौन लोग हैं? मम्मी कहने लगी, वो लड़का तुम्हारी ही कंपनी में नौकरी करता था, उसका नाम अंशुमन है, उसकी बहन आ रही है अपने भाई का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर। आज दोपहर ही उसकी मुझसे फोन पर बात हुई थी। उसने बताया कि उसका भाई तुम्हें पसंद करने लगा है
और तुमसे शादी करना चाहता है। अब वो किसी और कंपनी में नौकरी करता है जहाँ उसकी सैलरी ज्यादा है। मम्मी ने जब मुझे पूरी बात बताई तो उनकी बात पर मैं हैरान रह गई थी। मैंने मम्मी को देखा और कहा, मम्मी वो मुझे पसंद करता होगा, लेकिन मैंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मम्मी कहने लगी, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो ही तुमसे मोहब्बत करता है, तभी तो अपनी बहन को यहाँ तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज रहा है। शाम के समय अंशुमन की बहन अपने मोहल्ले की किसी औरत के साथ हमारे घर आई थी। उसकी बहन की गोद में एक 4 साल का बच्चा था। उसको मैं बहुत पसंद आई थी और उसने मेरे घर वालों को अपने घर आने के लिए कहा था। मेरे चारों भाई भाभियां, बल्कि मेरा पूरा परिवार ही अंशुमन से मिलने उसके घर चले गए थे। इस रिश्ते से मेरे पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं लगी थी। इस तरह मेरा रिश्ता अंशुमन के साथ पक्का हो गया था। मेरे पेरेंट्स का मानना था कि लड़का मेहनती है और अपनी मेहनत से और ज्यादा कामयाब हो जाएगा। उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन ही तो है। मेरे भाइयों को अंशुमन ने बताया था कि वो अपनी बहन की शादी करके उसे विदा कर देगा। दरअसल उसकी बहन विधवा थी। वो अपनी बहन के लिए कोई दूसरा रिश्ता तलाश कर रहा था। मम्मी पापा कहने लगे, तुम उस घर में अकेली राज करोगी। अंशुमन का घर भी वो लोग बहुत बड़ा बता रहे थे। कुछ समय बाद मेरी अंशुमन के साथ शादी हो गई। अंशुमन से शादी करके मैं खुश थी क्योंकि वो अच्छा इंसान था, लेकिन अपने घर और घर के सदस्यों को छोड़कर आना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। मैं बहुत रोई थी। जब मैं अपनी ससुराल आई तो मेरी नंद बड़ी खुशी खुशी मुझे लेकर आई थी और बार बार मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। वो बार बार मेरे साथ थी और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दे रही थी। अपनी नंद की इतनी मोहब्बत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसका नाम पृथ्वी था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई है। उसका बेटा भी इधर उधर खेलता फिर रहा था। घर में मेहमान थे। पृथ्वी ने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया था। मैंने अपने पति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने पहले ही दिन अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे कर दिया था। अंशुमन ने बताया कि वो मुझे पहली ही नजर में पसंद कर चुके थे, लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने से मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार कर सकते। वो समझ गए थे कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि जब भी शादी का मौका आएगा वो अपनी बहन को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अपने पति के मुंह से उनकी पसंद का सुनकर मैं खुशी से पागल हो गई थी। ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी कि अंशुमन ने मुझे हासिल करने के लिए अच्छा और इज्जतदार तरीका अपनाया था। अगर वो मुझसे दोस्ती की ख्वाहिश करते या पहले ही अपनी मोहब्बत का इजहार करते तो शायद मैं उन्हें अहमियत ना देती और हमारी मोहब्बत भी पूरी ना होती। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुई थी और इस तरह मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। अगले सुबह लगभग 9 बजे के समय मेरे कमरे का दरवाजा बजा। शायद दरवाजे पर पृथ्वी थी। मैं उठी और दरवाजा खोलने के लिए चली गई। पृथ्वी कहने लगी, भाभी मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, घर में मेहमान आए हुए हैं और भैया को भी जगह दीजिए, सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। मैंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा ठीक है। इतनी ही देर में पीछे से अंशुमन आ गए और उन्होंने चिल्लाकर पृथ्वी से कहा, ये क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आती अपने भाई भाभी के कमरे में सुबह सुबह इस तरह मुंह उठाकर आने की। पृथ्वी कहने लगी, भैया आप दोनों को नाश्ते का कहने आई थी। मेरे पति ने गुस्से भरे शब्दों में पृथ्वी से कहा, हम लोग घर में ही थे, कहीं बाहर तो नहीं थे जो सुबह सवेरे जगाने के लिए आ गई। चलो अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ। अंशुमन की ऐसी बातें सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उन्होंने अपनी बहन की मेरे ही सामने इंसल्ट कर दी थी। वो बेचारी अपना छोटा सा मुंह लेकर पलटकर चली गई थी। मैं कमरे के अंदर आई और मैंने अंशुमन से कहा, आपको उस बेचारी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अंशुमन कहने लगे, अच्छा चलो अब तुम तैयार हो जाओ, मुझे भी फ्रेश होना है। उसके बाद हम दोनों तैयार होकर बाहर आ गए थे। सारे मेहमानों के साथ हमने मिलकर नाश्ता किया। दोपहर के समय तक सारे ही मेहमान अपने अपने घर को रवाना हो गए थे। अब घर में मेरी नंद, उसका बेटा और हम दोनों पति पत्नी ही बचे थे। मुझे अपनी ससुराल में रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि अंशुमन का बिहेवियर ना तो अपनी बहन के साथ ठीक था और ना ही उसके छोटे से बच्चे के साथ। पृथ्वी के बेटे का नाम चेतन था, मगर प्यार से उसे सब लोग चीकू बुलाया करते थे।
कभी वो खेलते खेलते हमारे कमरे में आ जाता तो ये बात भी मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो उस बच्चे को डांट कर कमरे से बाहर भेज दिया करते थे। प्रतिभा बहुत अच्छी थी। वो बहुत ही सीधी थी, हमेशा अपने भाई से डरी डरी रहती थी और घर के सारे काम भी खुद ही करती थी। मुझे उसने अभी तक किसी भी काम को हाथ लगाने के लिए नहीं कहा था। अगर मैं कोई काम करती भी तो वो मुझे सिर्फ आराम करने के लिए कहती थी। मैं जिस दिन से इस घर में आई थी बोर हो गई थी, क्योंकि मैं अपने घर में कोई ना कोई काम करती रहती थी और जॉब पर भी जाती थी। एक दिन मैंने प्रतिभा से जिद की, आज मैं खाना खुद बनाऊंगी। लेकिन प्रतिभा मुझसे मना कर रही थी। कहने लगी, भाभी मैं हूं ना घर का काम करने के लिए, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए। आप आराम से बैठो, बस मुझसे बातें करती रहो। मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस दिन मैंने उसकी एक न सुनी और जबरदस्ती किचन में खाना बनाने के लिए चली गई और उससे कहा कि तुम अपने बेटे का ख्याल रखो। रात को जब अंशुमन घर आए और जब खाना खाने बैठे तो मैंने उनसे कहा, अंशुमन आपको खाना पसंद आया? अंशुमन कहने लगे, हाँ खाना बहुत अच्छा है। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, खाना मैंने बनाया है। मुझे लगा ये बात सुनकर मेरे पति खुश हो जाएंगे और मेरी तारीफ करेंगे, मगर ये बात सुनकर तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए थे। वो एक ही झटके से खड़े हुए और उन्होंने घूरकर प्रतिभा की तरफ देखा। वो प्रतिभा के पास गए और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये सब देखकर मैं उछल पड़ी थी। उन्होंने प्रतिभा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से घर का काम करवाने की? मेरी पत्नी घर में आ गई है तो अब तुम फ्री की रोटियां तोड़ोगी, घर का कोई काम नहीं करोगी और खाना भी इससे ही बनवाओगी। तुम फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहा हूँ, लेकिन तुम होगी शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। अब की बार जो रिश्ता आएगा मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और तुम्हारी शादी जबरदस्ती उसके साथ कर दूंगा। प्रतिभा जोर जोर से रो रही थी। उसका बेटा भी ये सब देखकर डर गया। वो बेचारी अपने बेटे को गोद में लेकर कमरे में चली गई। मैंने अंशुमन से कहा, अंशुमन ये क्या हरकत है, आपने उस पर हाथ क्यों उठाया? मेरे पति के चेहरे पर पछतावे भरे एक्सप्रेशन नहीं थे। वो उल्टा मुझे ही जवाब देने लगे कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी बात में कोई दम नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या वजह थी कि वो अपनी बहन से नफरत करते थे और हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार ही करते थे। वो गुस्से में घर से बाहर चले गए थे। मैं फौरन ही प्रतिभा के पास गई। उस बेचारी ने खाना भी नहीं खाया था। मैंने कहा, प्रतिभा अंशुमन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि खाने की बात सुनकर उनको इतना बुरा लग जाएगा। देखो मैं नहीं जानती कि वो तुमसे क्यों नफरत करते हैं, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अंशुमन ने तुम पर हाथ उठाया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कर देंगे। मैं तो उनकी तारीफ हासिल करने के लिए उनसे खाने के बारे में पूछ रही थी। मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। प्रतिभा कहने लगी, भाभी आपको सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है, आप तो बहुत अच्छी हैं। भैया शुरू से ही ऐसे हैं। भैया क्या, मुझे तो कभी इस घर में मेरे माता पिता ने भी नहीं समझा। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे खुलकर बताओ, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही। प्रतिभा ने रोते हुए इमोशनल होकर मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, जब भैया मेरे माता पिता की जिंदगी में आए थे तो उनके आने पर घर में खुशियां मनाई गई थी, लेकिन जब मैं इस दुनिया में आई तो घर में एक मातम सा छा गया था। मेरे पापा को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि बेटियां मनहूस होती हैं। मेरे पापा मेरे पैदा होने के बाद मम्मी के साथ मारपीट किया करते थे। उनसे यही कहते थे कि तूने इस जैसी मनहूस को जन्म दिया, इसको जीते जी ही मार दे। एक दिन मेरी माँ को पिताजी ने पीटते पीटते मार दिया, क्योंकि मैं उनकी आखिरी औलाद थी। डॉक्टर ने मेरे जन्म के समय कहा था कि अब मेरे बाद मेरी माँ की कोई औलाद नहीं हो सकती। जब से मेरे पिताजी मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे थे। मेरे पैदा होने के बाद हमारे घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। उसकी वजह पिताजी मुझे ही समझा करते थे। मेरे साथ इस घर में बहुत बुरा सलूक होता था। पिताजी ने कभी मुझे भैया के साथ नहीं रहने दिया। उनको हमेशा यही समझाया कि लड़कियां कल मुंही होती हैं, मनहूस होती हैं। यही सारी बातें भैया के दिमाग में भी बैठ गई और वो पिताजी की ही तरह हो गए। मेरे पिताजी की भी कोई बहन नहीं थी। मेरी दादी पुराने जमाने की सोच रखने वाली औरत थी, इसीलिए उन्हें अपने इकलौते बेटे मतलब मेरे पिताजी से बहुत मोहब्बत थी और वो बेटा पैदा करने के बाद खुद पर गर्व किया करती थी कि उनके घर में बेटा है। उन्होंने हमेशा मेरी माँ से भी यही कहा था, बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटा ही होना चाहिए। दादी तो इस दुनिया से चली गई, मगर मेरे पिताजी और भाई के दिमाग में हमेशा यही चलता रहा
कि बेटियां मनहूस होती हैं। अक्सर बेटियां जवान होने के बाद अपने माता पिता का मुंह काला करके उनकी इज्जत को रोंद कर चली जाती है, मगर हर लड़की एक जैसी नहीं होती। क्या बेटी होना जुर्म है? पिताजी ने मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा, मेरी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। मैं अपनी माँ की बेटी थी, उनकी कोख से मैंने जन्म लिया था, इसलिए मेरी माँ को तकलीफ होती थी। पिताजी अगर मेरे बारे में कुछ कहते, माँ मेरे लिए पिताजी से लड़ती, जिस पर पिताजी उन्हें मारा करते थे। माँ कहती थी बेटा और बेटी में कभी भेदभाव मत किया करो, लेकिन मेरे पिताजी हर चीज में हम दोनों बहन भाई के साथ भेदभाव किया करते थे। मुझे बिल्कुल नकारा जाता था, जबकि भैया को प्यार किया जाता था। एक दिन पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो पिताजी का रूप भैया ने धारण कर लिया, और भैया हमेशा मुझे छोटी छोटी बातों पर रोक टोक करते रहते थे। कभी मुझे घर से निकलने नहीं देते। हमेशा उन्होंने मुझे इस घर की चार दीवारी में बंद करके रखा था। उनको लगता था कि मैं भैया की मेहनत की कमाई लेकर चली जाऊंगी, मतलब मेरी शादी होगी तो उन्हें मुझे दहेज देना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने दहेज न देने के चक्कर में मेरी शादी एक शादीशुदा इंसान के साथ कर दी। उसके जवान जवान बच्चे थे, मैं कम उम्र की थी। उन्होंने तो मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। मेरी शादी जब उस आदमी के साथ हो गई तो मैं उसके घर में हर तरह से निभाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके बच्चों ने मुझे अपने घर में टिकने नहीं दिया। उस आदमी से मुझे मेरा बेटा हुआ। मैं अपने बेटे को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी, लेकिन उसके बच्चों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं अपनी ससुराल में 3 साल तक रही। एक दिन एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई। उसके मरने के बाद उसके बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। उनको लगता था कि मैं अपने पति के मरने के बाद उसके घर पर, उसकी हर एक चीज पर अपना कब्जा कर लूंगी, मगर मैं ऐसी नहीं थी। शादी के बाद कभी भैया ने मुझे पलटकर नहीं देखा। अब जब मेरे ससुराल से मुझे धक्के मारकर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाती। अपने बेटे को लेकर मैं दोबारा यहाँ आ गई तो भैया ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। भैया हमेशा पिताजी की तरह छोटी छोटी बातों पर मुझ पर हाथ उठा लेते थे। कभी उन्होंने अपनी बहन का ख्याल नहीं किया। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें खिलाया, उनका ख्याल रखा, इस घर का ख्याल रखा, मगर मुझे कभी इस घर में इज्जत ना मिल सकी। मुझे इस सब की आदत पड़ गई है। भैया मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं अब शादी नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि ससुराल में भी मेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी, तो फिर मैं शादी क्यों करूँ? यहाँ रहकर भी मैं अपनी जिंदगी को खराब कर सकती हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती। भाभी प्लीज भैया से मना कर देना कि वो मेरी शादी ना करें। मैं सारी जिंदगी आपकी नौकरानी बनकर इस घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी, मगर किसी दूसरे के घर जाकर जलील नहीं होना चाहती। वो रो रही थी और मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। पृथ्वी की कहानी सुनने के बाद मैं सोच रही थी कि एक पृथ्वी है जिसने जब से इस घर में जन्म लिया था तब से ही उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। उसे इस घर में कोई मान सम्मान देने वाला नहीं था। जबकि एक मैं थी जिसने जब से अपने घर में जन्म लिया था तब से मुझे ढेर सारा प्यार मिला था। मुझे अपने पति की सोच को बदलना था, इसीलिए मैंने अपने पति को समझाने की पूरी कोशिश की, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैंने अंशुमन से कहा आइंदा कभी आप अपनी बहन के साथ ना तो ऊंची आवाज में बात करेंगे और ना ही उस पर हाथ उठाएंगे। वो बेचारी पहले ही वक्त के हाथों सताई हुई है। आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पृथ्वी बेचारी की तो कभी इस घर में रहते कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। न पसंद का खाना, न पसंद के कपड़े, और न ही उसने खुलकर अपनी जिंदगी को जिया था। वो बेचारी पहले अपने पति से डरती आई थी और अब अपने भाई से डरती आ रही थी। ऐसी लड़कियों की जिंदगी भी बड़ी मुश्किल होती है, जो घुट घुट कर जीती रहती है। मुझे सच में अपने भाइयों पर और अपने माता पिता पर गर्व महसूस होता था, जो मेरे ससुर और पति जैसी सोच नहीं रखते थे। मेरी नंद ही घर का सारा काम करती थी, लेकिन अपने पति के पीछे मैं उसके साथ काम में हाथ बटा दिया करती थी। मेरी नंद के बेटे का भी इस घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। एक दिन जब मैं अकेले अपने मायके गई तो वहाँ से लौटते समय बाजार से अपनी नंद के बेटे के लिए कपड़े और खिलौने लेकर आई थी। इस सब सामान को देखकर वो बहुत खुश हुआ था। पृथ्वी कहने लगी भाभी, अगर भैया को पता चल गया कि आपने हमारे लिए ये सब किया है तो वो इसका भी दोषी मुझे और मेरे बेटे को ही ठहराएंगे। आइंदा आप हमारे लिए कोई सामान मत लेकर आना। मुझे उस बेचारी पर बड़ा ही तरस आता था। मैंने तो पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं देखी थी जिसकी वजह से मेरे पति उससे इतनी नफरत करते थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि अगर उनकी बहन एक लड़की है तो मैं भी एक लड़की हूँ। ऊपर वाले ने अगर उनको भी बेटी दी तो क्या वो अपनी बेटियों को जान से मार देंगे?
ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहता था कि जिस इंसान ने अपनी बहन पर कभी रहम नहीं खाया तो वो अपनी बेटियों पर क्या खाएगा। मैंने हमेशा ये सारी बातें अपने पति को समझानी शुरू कर दी थी। मेरे समझाने पर उनमें इतना असर तो आया था कि उन्होंने प्रतिभा से बातचीत करना कम कर दी थी। इसलिए वो प्रतिभा के साथ अभी तक ना तो कोई बदतमीजी कर पा रहे थे और ना ही उन्होंने दोबारा से उस पर हाथ उठाया था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे। एक दिन प्रतिभा मुझसे कहने लगी, भाभी अब आप जल्दी से मुझे बुआ बना दो, मैं अपने भतीजी भतीजा की शक्ल देखना चाहती हूँ। मैं अभी प्रतिभा से कुछ कहती, इतनी ही देर में पीछे से अंशुमन आ गए और उन्होंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, ये तुम मेरी पत्नी के दिमाग में क्या उल्टी सीधी बातें बैठा रही हो। जाहिल लड़की, अपना घर तो बर्बाद करके बैठी हुई हो, चाहती हो कि मेरा भी घर बर्बाद हो जाए। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे पति के बच्चों ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी पत्नी के दिमाग में बच्चों का ख्याल लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा। अंशुमन की इस बात पर प्रतिभा डरकर रह गई थी। उसने तो दोबारा अपना मुंह नहीं खोला, मगर इस छोटी सी बात पर अंशुमन उस पर इतना भड़क उठे थे कि मुझे भी उनसे डर लगने लगा था। मैंने फिर से अपने पति को समझाया था और कहा था कि आप कैसे इंसान हैं जो हमेशा अपनी बहन को डांटते रहते हैं। आपको नहीं पता बेटियां दिल की कितनी अच्छी होती हैं। बहन बेटियों को तो हमेशा सर का ताज बनाकर रखना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए। वो आपसे डरी सहमी रहती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कभी उसको इज्जत दे ही नहीं। मेरे पति को गुस्सा आया और वो कहने लगे, वो इज्जत देने लायक नहीं है, शुरू से ही मनहूस है। जिस दिन से उसने हमारे घर में जन्म लिया है हम लोगों को बर्बाद करके रख दिया है। अरे मैंने उसकी शादी बड़ी मुश्किल से की थी। ससुराल में जाने के बाद अपने पति को खा गई, अपने पति के बच्चों के साथ ससुराल में न रह सकी और सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई। अब मेरी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलना चाहती है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने कहा, उसका पति मर गया, इसमें उसकी क्या गलती है। वो तो खुद बेचारी यहाँ तुम्हारे ताने सुन सुनकर रह रही है। मैं अपने पति की बात सुनकर खामोश हो गई थी। उनका गुस्सा देखकर मैं और कुछ नहीं कह सकती थी। उनके पिता ने ही उनके दिमाग में ये बात डाली थी कि बेटियां गलत है, इसलिए वो अपनी बहन को गलत समझते थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अंशुमन से किसी दिन आराम से बात करूंगी, बल्कि उनको साफ साफ बताऊंगी कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर मैं भी एक लड़की हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने जुल्म होते हुए देख रही थी। मेरे पति अपनी बहन को अपने साथ बिठाकर खाना भी नहीं खिलाते थे। वो बेचारी पहले हम दोनों को खाना दिया करती थी और अपने भाई के घर से जाने के बाद खाना खाया करती थी। उसका बेटा अगर रोने लग जाता तो वो फौरन उसे खामोश करवाती थी, क्योंकि मेरे पति को उसके बेटे की रोती हुई आवाज और उसका शोर मचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इस बात पर उसके बेटे पर हाथ उठा लिया करते थे और एक माँ कैसे ये बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके छोटे से बेटे पर कोई हाथ उठाए। प्रतिभा अपने भाई की ऐसी हरकतों पर बुरी तरह से रोती थी और मुझसे उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती थी। मैं अपने घर जाती तो मेरे घर पर सब लोग मेरे पति के बारे में मुझसे पूछते थे। मैंने कभी भी उनको अपने पति की हकीकत के बारे में नहीं बताया था। मुझसे जितना होता मैं उसका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मेरे पति को पता चल जाता कि मैं उसका ख्याल रखती हूँ तो वो इसका जिम्मेदार भी प्रतिभा को ही ठहराते थे। उस पर हाथ उठा लिया करते थे और उसे बहुत डांट लगाते थे। और मैं अपने पति की किए की माफी प्रतिभा से मांगती तो वो कहती, भाभी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, भैया तो शुरू से ही ऐसे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रोज रोज मेरी पति की हरकतें बढ़ती जा रही थी। अब वो रिश्ते वाली औरतें भी घर में लाने लगे थे ताकि प्रतिभा की शादी हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि प्रतिभा की शादी हो, क्योंकि पहले भी वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुके थे। इस बार भी वो किसी औने पोने के हाथ में उसका हाथ देना चाहते थे। 1-2 बार तो मैंने ही रिश्ते वाली औरतों को इनकार किया था कि हम अभी प्रतिभा की शादी नहीं करना चाहते। मैं सबसे तंग आ गई थी। मैंने एक दिन अंशुमन से कहा, अंशुमन मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मेरा फैसला सुनकर वो दंग रह गए थे। कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो। मैंने कहा, मैं प्रतिभा पर ये सब जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, आखिर वो भी इंसान है। तुम ये बात क्यों नहीं समझते, क्योंकि आपको ये सब करने की आदत पड़ी हुई है। मैं तो अपने चारों भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मुझे मेरे भाई और मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी तो सिर्फ एक बहन है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ भी है और एक बहन भी है और एक दोस्त भी है, लेकिन तुमसे उसकी कदर नहीं होती। वो बेचारी बहुत अच्छी है। तुमने ना जाने क्यों अपने दिमाग में ये बात बिठाई हुई है कि लड़कियां मनहूस होती है। तुम जैसे लोग ही तो बेटियों को बोझ बना देते हैं।
मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी अगर तुम यही सब कुछ करते रहे तो। क्योंकि मैं भी औरत हूँ, जिस तरह तुम अपनी बहन पर अत्याचार कर रहे हो उस तरह तुम मुझ पर भी तो अत्याचार कर सकते हो ना। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गया। वो कहने लगा, प्रतिभा खुद ही मुझे गुस्सा दिलाती है। मैंने सोचा, जो इंसान अपनी बहन पर जुल्म कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अंशुमन से और बात करना बेकार था, क्योंकि पहले भी मैं उनको कई बार समझा चुकी थी। मैंने कहा, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, लेकिन अब जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। मैं अलमारी की तरफ गई और मैंने अपने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। अंशुमन मुझे रोकने लगे और कहने लगे, ये तुम क्या कर रही हो? तुम उसकी वजह से हम दोनों का रिश्ता कमजोर कर रही हो। मैंने कहा, उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से, क्योंकि आप मेरी बात समझने को तैयार नहीं हो। अंशुमन कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं प्रतिभा से माफी मांग लूंगा, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अंशुमन की ऐसी बात सुनकर मैंने चौंककर उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगे, मैं सच कह रहा हूँ। उसी समय वो मेरे साथ प्रतिभा के कमरे में चले गए। उन्होंने चेतन को गोद में उठाया, उसे प्यार किया। ये सब देखकर प्रतिभा हैरान हो रही थी। उसके बाद उन्होंने अपने किए की माफी प्रतिभा से मांगी तो प्रतिभा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने भाई को माफ कर दिया। मैंने अंशुमन से कहा, देखो ऐसी होती है बहन, तुम्हें उसने कितनी आसानी से माफ कर दिया, जबकि तुम्हारी बहुत सारी गलतियां हैं। वो चाहे तो तुम्हें माफ न करे, लेकिन बहन का दिल अपने भाइयों के लिए बहुत नरम होता है। मेरी बात पर अंशुमन शर्मिंदा हुए और फिर उस दिन के बाद से ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। अंशुमन का बिहेवियर चेतन के साथ और प्रतिभा के साथ बिल्कुल ठीक था। अंशुमन अब प्रतिभा की शादी का जिक्र भी बार बार नहीं निकालते थे। घर में पूरी तरह से सुख शांति छाई हुई थी। प्रतिभा भी अब खुश रहने लगी थी। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन अंशुमन मुझसे कहने लगे, चलो आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। मैंने अंशुमन से कहा, हम लोग चेतन और प्रतिभा को भी साथ ले लेते हैं। अंशुमन कहने लगे, अच्छा ठीक है, प्रतिभा से कह दो वो तैयार हो जाए। इस तरह हम चारों आइसक्रीम खाने के लिए चले गए थे। हम लोग आइसक्रीम पार्लर से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे और अंशुमन हम लोगों के लिए आइसक्रीम ला रहे थे। मेरी गोद में चेतन था, जबकि प्रतिभा मेरे बराबर में ही खड़ी हुई थी। इतने में ही वहाँ कुछ लड़के आ गए और हम दोनों को अकेला समझकर प्रतिभा के साथ छेड़खानी करने लगे। उन लोगों की ऐसी हरकत मुझे और प्रतिभा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। एक लड़के ने जैसे ही प्रतिभा को छेड़ते हुए टच किया, प्रतिभा ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया और प्रतिभा ने उस लड़के को डांटना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। वो लड़का बदतमीजी करने लगा। उसके साथ के और भी लड़के वहाँ आ गए। शोर की आवाज सुनकर अंशुमन भी वहाँ आ गए। जब उन्होंने प्रतिभा को उन लड़कों के साथ लड़ते हुए देखा तो वो फौरन ही प्रतिभा के पास गए और उन्होंने प्रतिभा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, बजाय इसके कि उन्हें उन लड़कों से लड़ना चाहिए था। उन्होंने अपनी बहन को ही डांटना शुरू कर दिया। मैं भी ये सब देख रही थी। मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगा। अंशुमन ने इस समय अपने हाथ से आइसक्रीम जमीन पर फेंक दी और हम सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहा। प्रतिभा बहुत डर गई थी, क्योंकि आज फिर से उसने अपने भाई की आंखों में वही गुस्सा देखा था जो पहले हुआ करता था। हम लोग गाड़ी में बैठे तो मैंने अंशुमन से कहा, अंशुमन ये क्या हरकत है, आपको उन लड़कों से लड़ना चाहिए था। अंशुमन कहने लगे, तुम लोगों को पता है यहाँ मेरी कितनी इज्जत है, सिर्फ इसकी वजह से आज मेरी इज्जत यहाँ 2 कौड़ी की रह गई है। तुम्हारे कहने पर मैं इसे लेकर आया था, अब देखो इसके साथ क्या करता हूँ। प्रतिभा की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। अंशुमन ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी। सब लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारा था। उसके बारे में सोच सोच कर तो मेरा दिल दुख रहा था। जब हम लोग घर आए तो अंशुमन ने उसे जोरदार धक्का दिया और उसे उसके बेटे के साथ कमरे में बंद कर दिया और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। मैंने अंशुमन से कहा, आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन उस दिन अंशुमन इतनी ज्यादा गुस्से में थे कि मेरी भी कोई बात नहीं सुन रहे थे। उसी समय वो घर से निकल गए थे। उधर कमरे के अंदर प्रतिभा बहुत रो रही थी और बार बार दरवाजा बजा रही थी। उसके बेटे की भी रोने की आवाज आ रही थी। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाबी अंशुमन अपने साथ ले गए थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गए हैं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जब 1 घंटे बाद मेरे पति घर वापस आए तो उनके साथ एक बड़े उम्र का आदमी था। वो 4 व्हीलर गाड़ी में आया था। मेरे पति अपने साथ पंडित को भी लेकर आए थे। सबसे पहले उन्होंने मुझे कमरे के अंदर बंद किया और फिर उसके बाद उन्होंने प्रतिभा को कमरे से ताला खोलकर निकाल लिया और जबरदस्ती उसकी शादी उस बड़ी उम्र के आदमी के साथ करवा दी। इससे पहले भी मेरे पति उसकी जिंदगी इसी तरह से खराब कर चुके थे।
मैं जोर जोर से चीख रही थी कि उसके साथ ऐसा मत करो, मगर मेरे पति ने मेरी एक न सुनी और अपनी बहन की शादी उस अमीर और उम्रदार आदमी के साथ करवाकर उसे उसके हवाले कर दिया। वो बूढ़ा और अमीर आदमी चेतन और प्रतिभा को अपने साथ ले गया। प्रतिभा का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसके बाद अंशुमन ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और कहने लगा, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। वो हमेशा मेरे लिए बेइज्जती का रास्ता बनी है। आज मैंने अपने सर से इस बेइज्जती के बोझ को ही उतार दिया। मैं फौरन ही घर के दरवाजे तक भागकर गई। मैंने चारों तरफ देखा, मगर वो आदमी अपनी गाड़ी में बिठाकर प्रतिभा और उसके बेटे को अपने साथ लेकर जा चुका था। मैं उस बेचारी को नहीं बचा सकी थी। अब मैं खामोश नहीं बैठ सकती थी। मैंने खूब शोर मचाया और अपने पति से कहा, तुम एक इंसान नहीं बल्कि दरिंदा हो जो औरत की इज्जत करना नहीं जानते। अंशुमन मुझसे कुछ कहते, मैं इस समय घर से निकल गई। मैंने कहा, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या पता तुम किसी दिन मेरे साथ भी कुछ गलत कर दो। अंशुमन मुझे रोकते रह गए थे, मगर मैंने उनकी एक न सुनी। मैं उनके साथ नहीं रह सकती थी। मैं रोते हुए जब अपने मायके आ गई तो मेरे घर वाले मुझे रात के समय इस तरह अकेले आता हुआ देखकर घबरा गए और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैंने उनको पूरी बात बताई तो मेरे घर वाले सब लोगों को बहुत गुस्सा आया। साथ ही साथ सब लोग हैरान भी हो रहे थे कि एक भाई अपनी बहन के साथ इतने अत्याचार क्यों और कैसे कर सकता है। मेरे पापा ने कहा भी कि मैं अभी और इसी समय अंशुमन से बात करने जा रहा हूँ, मगर मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी जो औरत की इज्जत करना नहीं जानता। मेरे कहने पर मेरे घर से कोई भी अंशुमन से बात करने के लिए नहीं गया था। अंशुमन को शायद अपनी गलती का एहसास नहीं होने वाला था, तभी तो काफी समय तक मैं अपने मायके में ही रही। लेकिन वो मुझे मनाने तक नहीं आया था। उस जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता। न जाने प्रतिभा किस हाल में होगी, कैसी होगी। उसके बारे में सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। मैं प्रतिभा को नहीं बचा सकी। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे पेट में जो बच्चा है वो जुड़वा है। यह खबर सुनकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे, लेकिन साथ ही साथ परेशान भी हुए थे कि इन बच्चों का पिता तो मुझसे दूर है। मेरी माँ और भाभीियों ने मुझे यही समझाया था कि तुम्हें अंशुमन से जाकर बात करनी होगी, इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। मैं अंशुमन के पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी। इन बच्चों की खातिर मैं अपने पति से बात करने के लिए उनके घर चली गई थी। लेकिन वहां जाने के बाद मैंने देखा कि घर में ताला लगा हुआ है। मैंने आस पड़ोस के लोगों से पता किया तो एक औरत ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति तो पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है। उसका तो बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। सुना है कि सरकारी अस्पताल में भर्ती है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और फौरन ही मैं सरकारी अस्पताल गई तो वहां जाकर मैंने अपने पति की ऐसी हालत देखी जिसे देखकर मुझे उनकी हालत पर बेहद अफसोस हुआ था। उनका एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था कि उनके हाथ पैर भी टूट चुके थे। वो गंभीर कंडीशन में अस्पताल के बेड पर पड़े हुए थे। मैं धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उनके करीब गई। मुझे लगा था कि वो मुझसे मिलने इसलिए नहीं आए क्योंकि वो एक घमंडी इंसान है, मगर वो तो अस्पताल में थे। शायद मुझे इस बारे में पता न चलता अगर मैं उनके घर न जाती तो। मैंने अपने पति से बात करने की कोशिश की तो वो मुझे देखते ही उन्होंने अपने हाथ जोड़ने की कोशिश की। वो मुझसे माफी मांग रहे थे। उनके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, मगर वो बोल सकते थे। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपाइस हो जाने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया है। ऊपर वाले ने मुझे उसका सिला दिया है। मैंने कहा, अंशुमन, प्रतिभा कहाँ है? तुमने उसे किसके साथ भेजा है? अंशुमन ने कहा कि वो एक अमीर आदमी है, उसकी शादी नहीं हो सकी, इसलिए वो शादी करने के लिए किसी लड़की की तलाश कर रहा था। मैंने तो वैसे भी कई लोगों से प्रतिभा के रिश्ते की बात की हुई थी। उस अमीर आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हें अपनी बहन ही मुझे देनी है। मैंने उससे कह दिया था कि तुम्हें उसका बेटा भी रखना होगा। वो मान गया था, लेकिन तुमने प्रतिभा की शादी से मना कर दिया था, इसलिए मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उस दिन गुस्से में आकर मैं उसके पास चला गया और उससे कह दिया कि अभी और इसी समय मेरी बहन से शादी कर लो और उसे अपने साथ ले जाओ। पता नहीं प्रतिभा उसके साथ खुश है या नहीं। शायद मुझे प्रतिभा की बद्दुआ लगी है, तभी तो मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। मुझे नहीं लगता कि मैं बच सकूंगा। प्लीज मेरी बहन से कहना कि मुझे माफ कर दे। अंशुमन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी हालत बहुत खराब थी, मगर मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि आप ठीक हो जाओगे।
अस्पताल में रहकर मैंने उनकी सेवा की और मैंने उनको ये भी बता दिया था कि आप पिता बनने वाले हो। मैंने हर तरह से अंशुमन की सेवा की थी और अपने भाइयों से कहा था कि वो किसी भी तरह मेरी नंद की तलाश करें। उन्होंने मेरी नंद को तलाश करना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे पति की कंडीशन ठीक होने लगी, लेकिन उनके हाथ पैर काम करने काबिल नहीं थे। मेरे भाइयों ने भी प्रतिभा को ढूंढ निकाला था। प्रतिभा जब अपने पति और बेटे के साथ अस्पताल में आई तो अपने भाई को देखकर बहुत रोई थी, लेकिन अभी भी वो एक बहन थी, इसलिए उसने अपने भाई की सारी गलतियों को माफ कर दिया। मेरे पति ने भले ही जल्दबाजी में और गुस्से में अपनी बहन की शादी एक उम्रदार इंसान के साथ करवा दी थी, लेकिन यहाँ इसका नसीब जाग गया था। इस आदमी ने प्रतिभा से शादी की थी, उसे बहुत खुश रखा था और उसके बेटी की भी जिम्मेदारियां वो अच्छी तरह से निभा रहा था। कुदरत के ही एक हादसे ने ही सही, लेकिन मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे साथ साथ उनकी बहन भी उनके अस्पताल में आकर सेवा किया करती थी, लेकिन अब मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं अपने पति का ख्याल रख सकती। मैंने भी दो बेटियों को जन्म दिया था। ये खबर जब मेरे पति को मिली तो उन्होंने ऊपर वाला का शुक्रिया अदा किया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उन्होंने जो सारी जिंदगी अपनी बहन के साथ किया, वो कुछ वो अपनी बेटियों के साथ कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बेटियां उनका खून है। और परवाले ने मेरे पति को बेटियां देकर इस बात का एहसास दिलाया था कि अब तुम्हारी बेटियां आ गई हैं, वही सब कुछ तुम अपनी बेटियों के साथ कर सकते हो या नहीं। मेरा पति बहुत शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन मेरे पति का कहना था कि मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छा करूँगा, कभी भी किसी की बेटी को बोझ नहीं समझूंगा। मेरी नन की जिंदगी तो अच्छी गुजर रही है, लेकिन आज मेरा पति अपनी बेटियों का ख्याल रखने के लिए सही सलामत नहीं है। मेरे पति की पुरानी गलतियां आज तक वो सजा के तौर पर भुगत रहा है। मैं अपनी बेटियों की परवरिश खुद कर रही हूँ और मैंने जॉब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मेरा पति किसी काबिल नहीं है। कुछ लोगों को अपने करने की सजा इसी तरह से मिलती है जैसे मेरे पति को मिली। बेटियों को कभी बोझ न समझना, बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।